चलो एक पेपर और सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। 9th क्लास मैथमेटिक्स का, ठीक है, 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा है हमें माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, और y की वैल्यू हमारे के पास है y इक्वल्स टू -1। पुट करेंगे जब -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा -4 -5 प्लस 3, इसका मतलब -9 प्लस 3 -6, तो -6 जो है वो राइट आंसर बनेगा, ठीक है। -6 यानी ऑप्शन ए। क्लियर है पहले का, ठीक। नेक्स्ट देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7.478478, ठीक है। अब देखो ये भले यहाँ पे ये रिपीट कर रहा हूँ 478, लेकिन आगे डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, डॉट 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 नहीं लगा, इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है। अगर डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, भले पैटर्न है, जैसे अगर मान लो 2.22 आ रहा है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसमें भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑप्शन सी। ध्यान रहे क्योंकि डॉट 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 नहीं लगा हुआ, अगर डॉट 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 लग जाता तो ये क्या बनता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और अगर ये भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं कर रहा होता, जैसे सपोज कर दो 4.7878887888 ऐसे चल रहा होता, तो ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगर ये रिपीट कर रहा होता तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और अभी क्या है ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या बन जाएगा, सी पार्ट, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, 2√3, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2√3 प्लस 3√2। अब 2√3 प्लस 3√2 क्या ये ऐड हो पाएगा, नहीं, क्योंकि इररेशनल पार्ट अलग अलग है, तो ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, मतलब आंसर सेम का सेम, यानी सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। इससे पहले का आंसर क्या था, सी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उससे पहले इसका आंसर था -6, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है तीनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्या दे रहा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो जिसकी डिग्री 3 होती है, ध्यान रखना, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है, अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक सैंपल पेपर के थ्रू काफी सारे जितने भी रिगार्डिंग उसके कॉन्सेप्ट है वो सबको पढ़ते हुए चलेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 जीरोस, क्या 3 जीरोस होंगी, सही बात है, जितने जीरो डिग्री होती है उतने जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे कम भी पॉसिबल है। ठीक है, तो 3 जीरो, तो हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो जरूरी नहीं है। जैसे अगर x³ इक्वल्स टू 1 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी ना, 1, 3 तो वैल्यूज नहीं मिला हमें, तो क्या होगा, एट मोस्ट 3 जीरोस, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे।
जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस होंगी। तो कितना होगा ये वाला पार्ट, एट मोस्ट 3 जीरोस, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हो सकती है, ठीक है, और कम से कम 0 एक भी ना हो, ठीक है। समझ में आया ये फोर्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो फिफ्थ, एंगल DCE पूछा हुआ है और एक फिगर दिया हुआ है, शायद दिख रहा होगा ठीक से, ऐसा सा बना हुआ है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, 75 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है, और DC ये D है, C हो गया, E हो गया, ये DCE ये वाला कुछ, तो जाहिर सी बात है ये निकाल के वर्टिकल अपोजिट एंगल कर देंगे, ठीक है। ये कितना आएगा 75 प्लस 50 125, तो 55 हो गया ये, तो ये भी 55 होगा, तो आंसर 55 है, हाँ डी ऑप्शन, तो आंसर डी हो जाएगा 55। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट 2,4 लाइज इन द क्वाड्रेंट, जो पॉइंट 2,4 है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो इसके लिए 6 क्वेश्चन लिए सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा सा बना लो। अब ये 4 क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले में क्या होता है, तो याद रखो दोनों प्लस होते हैं, दोनों का मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। जब भी पॉइंट गिवन होता है तो पहला पॉइंट x को रिजेंबल करेगा, दूसरा पॉइंट y को रिजेंबल करता है, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव, इस केस में क्या होगा, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, ठीक है, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। इस केस में दोनों ही नेगेटिव होंगे, इस केस में दोनों ही नेगेटिव होंगे, और इस केस में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। अब इसे कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। समझ में आया, दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। इसके साथ एक बात और याद रखना कि जो ये पहला पॉइंट होता है, जो इसमें ब्रैकेट में डाल के जो लिखा होता है, जैसे 2,4 लिखा हुआ है, तो इस 2 को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, इस 2 को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इस 4 को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, और दोनों मिला के क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है। दोनों को मिला के क्या, जैसे 2,4 क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, इसमें 2 क्या है, एब्सिसा, 4 क्या है, ऑर्डिनेट, ठीक। और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले में क्या है, देखो 7th क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर एक पैरेललोग्राम का, 7वां क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाए, क्या हर बार इक्वल होती है, नहीं, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल है देन इट इज, तो वो क्या होगा, क्या रोम्बस होगा, नहीं होगा, रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल वो भी हो सकता है, ट्रेपीजियम तो ट्रेपीजियम के भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर डायगोनल इक्वल हो, सोच के देखो, ये अगर सिर्फ इसकी डायगोनल्स की बात कर रहे हैं कि ये डायगोनल इक्वल है, तो इसका मतलब अगर डायगोनल इक्वल है, इससे क्या पता चलेगा हमें, ठीक है, इससे हमें देखो अगर डायगोनल इक्वल है ना, अगर तो हम इस ट्राइंगल को, इसको दूसरे से शेयर करके देख बताता हूं, हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को, दिखाई दे रहा होगा दो अलग अलग ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम कॉन्क्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर होगा, ये डायगोनल्स इक्वल है और ये कॉमन है, तो उसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, और क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 90 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी, कि अगर डायगोनल इक्वल होता है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो 8, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है वो क्या होता है, अ यूनिक सॉल्यूशन, क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर एक लीनियर इक्वेशन है जैसे 2x + 3y = 5,
क्या इसके x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू हो गई? नहीं। ठीक है, नो सॉल्यूशन, क्या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा? ये भी गलत है। क्या सिर्फ दो सॉल्यूशन होगा? ये भी गलत है। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगी। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 पुट करूं y निकलेगा, ऐसी x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y फिर निकलेगा। जितनी मैं x की वैल्यू पुट करूंगा उतनी मेरे पास वैल्यूज आती रहेगी। तो जब कभी भी ऐसा हो कि जितनी हम x की वैल्यू पुट करें उतनी y आ रहा है, तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हुए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y वेरिएबल की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अगला आ जाते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमीसर्कल। देखो ये थ्योरम ही है हमारा। अगर एक सर्कल है और ये डायमीटर है, तो डायमीटर के थ्रू जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये ध्यान रखना, हमेशा क्या होगा? राइट एंगल। डायमीटर से जब भी ट्राइंगल बनेगा तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस 35 सेंटीमीटर इज इतना 420। तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा? एक ट्राइंगल बना लो, बेस हमें दे रखा है, कितना होता है? 35। ऑल्टीट्यूड हमें पता करना है, इसको h मान लो। अब इसमें एरिया हमें पूरा पता है 420 है, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? तो हाफ बेस इनटू हाइट। अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो, ये 420 हो गया, हाफ बेस हो गया 35 और इनटू हाइट। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 420 इंटू 2/35 इक्वल्स टू h। इसको काट दो, 35 तो इसको 7 से काटते हैं, 7 5 जा 7 6 जा, फिर 5 से ये कटेगा 12, 12 2 जा 24। तो हाइट कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना होगा? 24 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है, अगला देखो, द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 9 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है कोन का, कोन बना दो फटाक से। अब ये सारी वैल्यू, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए एट अ टाइम। ठीक है, कोन का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट 9 है, ये 9 दे रखे हैं। तो फाइंड एरिया ऑफ कर्व सरफेस का, यानी कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना होगा? तो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगा और एल 9 हमें दे रखा है, 7 से 7 कट गया, 22 9 जा 198। तो देखो 198 है नहीं, ये रहा डी ऑप्शन। डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। अगर साइड दे रखा है तो पेरीमीटर पता ही तुम्हें क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, और एक इसमें यूज करते हैं हम सेमी पेरीमीटर। इसमें यूज होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पूरे पेरीमीटर का आधा। तो हमें सेमी नहीं, हमें पूरा पेरीमीटर पूछा हुआ है। ये पेरीमीटर क्या होगा? तो तीनों को ऐड कर दो, तो 33 17 50 20 70 कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, समझ में आया? आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इररेशनल नंबर है? अब देखो, इररेशनल नंबर कल भी मैंने एक बताया था उसमें कि इररेशनल नंबर को हम 2 तरीके से जानते हैं, इसको ध्यान से समझना। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, अब इसको 2 तरीके से जानते हैं। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
ठीक है, जो ना टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, तो वो भी इरेशनल है। और दूसरा होता है कि अगर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो भी हमारा इरेशनल ही काउंट होता है। आप सोचोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, पता है? देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या कहते हैं? जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सब क्या है? हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर में काउंट होता है। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही अगर थोड़ा सा और आगे जाए 20 का स्क्वायर 400, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। अब देखो, इसमें आ गया 16, तो 16 होगा बिल्कुल, तो यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है? रूट 12/3। अब रूट 12/3 कंफ्यूज करने के लिए अगर मैं इसको काटूंगा तो 4, देखो 4 यहाँ पे है, यानी कि ये भी इरेशनल नहीं होगा। आगे है रूट 10, तो रूट 10 कहीं नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो इसके बीच वाले सारे नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे नॉन परफेक्ट है, तो ये भी नॉन परफेक्ट है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। आगे देखो 100 दिया हुआ है, तो ये 10 का स्क्वायर होता है, तो यानी ये रैशनल है। तो आंसर क्या होगा? इरेशनल के लिए सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। In the class interval 10 to 20 and 20 to 30, 20 is included in which interval? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब क्लास इंटरवल इस तरीके से गिवन होता है ना 10 to 20, तो याद रखना लोअर लिमिट इंक्लूड होता है और अपर लिमिट एक्सक्लूड होता है। इसको यूज नहीं करता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये किसके अंदर यूज होगा? 20 to 30 वाले में आएगा, 20 to 30 वाले में आएगा। ठीक है, इसी वजह से देखो जब क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस होता है ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कंटीन्यूअस हम इसीलिए करते हैं। जैसे याद होगा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था जो डिसकंटीन्यूअस था, तो उसको हम कंटीन्यूअस बनाते थे। क्यों बनाते थे? ताकि क्योंकि यहाँ पे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे उस चीज को, और अगर यहाँ पे मान लो 21 से स्टार्ट हुआ तो 20 आएगा कहाँ? ना यहाँ आया ना यहाँ आया, तो इसलिए उसको यूज करने के लिए हमें कंटीन्यूअस बनाना पड़ता है। तो इसलिए वो हमेशा कहाँ यूज होता है? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट वाला इंक्लूडेड होता है, अपर लिमिट वाला एक्सक्लूडेड होता है। एक बार दूसरी चीज देखो, अगर सपोज करो 10 to 20 दे रखा है और पूछे कि क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क क्या होता है? तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। याद रखना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्लास मार्क मिल जाएगा। खैर क्लास मार्क नहीं पूछा होगा, बट फिर भी इसको नोट कर लेना, ठीक है, काम आ जाएगा। अगले पेपर अगर देखोगे तो हो सकता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा। फिलहाल यहाँ के लिए 20 किस में इंक्लूड होगा? तो इस वाले में होगा, 20 to 30 वाले। क्लियर है? आगे द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, जीरोस का मतलब वेरिएबल की वैल्यू, तो क्या करेंगे? x² - 16 0, तो x² कितना हो गया? 16, तो x की वैल्यू +-4। कई बार इसमें बच्चे क्या करते हैं? ये कर देते हैं x² 16 है तो x की वैल्यू 4, नहीं, ध्यान रखो -4 का भी स्क्वायर 16 देगा, तो आंसर क्या होगा? +-4। ठीक, अगला क्वेश्चन 16 देखो, ट्राइंगल PQR एक बना दो, PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो PR किसके इक्वल होगा? तो देखो EDF है तो PR किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। किसके इक्वल होगा? EF के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे द रेशियो ऑफ होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर टू सॉलिड हेमिस्फीयर। अब देखो, अब होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे टोटल ना बोल के कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया होल। ठीक है, क्योंकि टोटल बोलता है तो कई बच्चों के दिमाग में ऐसे ही आ जाता फॉर्मूला T ऐसे,
होल बोल देंगे तो थोड़ा सा पता लग जाएगा कि बच्चा कितना कंसेप्चुअली स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो याद रखना होल और टोटल एक ही है। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और रेशियो निकालने में डिवाइड कर दो। हेमिस्फीयर का क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कर दो, पाई आर स्क्वायर कर दिया, क्या रेशियो आई 4:3। अब यहाँ पे बच्चा ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि 3:4 क्यों नहीं, अगर मैं इसको पहले लिख देता तो पहले हो जाता, लेकिन ऐसा मत करना, पहले स्फीयर बोला हुआ है फिर हेमिस्फीयर बोला हुआ है, तो इसलिए स्फीयर को ऊपर रखना है, हेमिस्फीयर को नीचे रखना है। आ रहा समझ में? ठीक है, अगला देखो, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू हेमिस्फीयर। अब दो हेमिस्फीयर के रेडियाई का रेशियो दे दिया, मान लो ये दो हेमिस्फीयर है, एक का रेडियस है 2, एक का रेडियस है 3। ठीक है, ठीक है, एक का रेडियस है 2, एक का रेडियस है 3 मान लो, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम में अब रेडियस ही यही मान लो, रेशियो दे रखा है कोई बात नहीं, तो इसी को मान लेते हैं। तो पहले स्फीयर का वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई 2 का क्यूब, और दूसरे का 4 बाय 3 पाई 3 का क्यूब। 4 बाय 3 पाई 4 बाय 3 पाई कैंसिल आउट, क्या आएगा 8 बाय 27। तो 8 बाय 27, क्या 27 बाय 8 भी होगा? नहीं, वैसे तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन नहीं होता, क्यों? जो पहले दे रखा है उसका रेशियो पहले लिखना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार एमसीक्यूज यही गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ सही होता है। अब 8:27 दिया होगा और किसी में अगले ऑप्शन में दे दिएगा तुम्हें 27:8। अब तुम ये सोचो कि ये करे कि वो करे, तो ध्यान देना, जो पहले बोला है उसको पहले रखना है, जो बाद में बोला है उसको बाद में। पहले 2 वाला बोला था तो इसलिए ऊपर 2 वाले को रखा है, 3 वाला बाद में था तो उसको नीचे रखा है डिनोमिनेटर में, और इसी अकॉर्डिंग करना है। समझ में आया इतना? ठीक है, अगला देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ये सही बात है। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर आर इन दिस रेशियो, द सरफेस एरिया इन दिस रेशियो, तो जो सरफेस एरिया होगा वो 3:2 में हो जाएगा। क्या सही है ये? नहीं, ये चीज गलत है, सरफेस एरिया 3:2 में नहीं होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम ये है तो देखो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, अगर पिछला क्वेश्चन देखिए तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब हुआ वॉल्यूम के लिए। क्यों क्यूब हुआ? क्योंकि फॉर्मूला है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, जबकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए था। अब सोच के देखो 27 किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ पे 3 रेडियस होगा और यहाँ पे 2 रेडियस होगा। जब सरफेस एरिया में जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो रेशियो क्या होना चाहिए था 9:4, यानी कि ये गलत है, एसेशन सही है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन, एसेशन फॉल्स, सॉरी अच्छा उसको एसेशन ट्रू रीजन फॉल्स। हाँ ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखो, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट हैज ओनली लेंथ एंड नो विड्थ इज नोन एज अ लाइन। वो सभी पॉइंट की कलेक्शन जिसमें लेंथ होती है लेकिन विड्थ नहीं होती, उसी को लाइन कहते हैं। सही बात है, क्योंकि विड्थ लेस होती है। लाइन को क्या बोलते हैं? जो विड्थ लेस हो, उसकी कोई विड्थ ना हो। लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। क्या लाइन सेगमेंट को दोनों साइड एक्सटेंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पोस्टुलेट में कहा हुआ है। ठीक है, पोस्टुलेट में क्या है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम कितना भी आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हो और इस साइड भी बढ़ा, तो मतलब फिर से रीजन गलत है, सेशन सही है, यानी ऑप्शन सी होगा। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, चलो आ जाओ पार्ट बी पे, सेक्शन बी, 21st क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन 100% टेस्ट में आएगा नहीं आएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करके रखो। क्या बोला हुआ है? 0.25666, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है 0.256 पे बार। अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में करना है, ये सब बच्चे को आना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x मान लेंगे 0.25666
2 4 लिख के डॉट 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 लगाना। अब जितने डिजिट पे बार है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एक डिजिट पे है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 10 से करेंगे तो 10x, यहाँ से करेंगे तो एक डेसिमल आगे हो जाएगा 2.5666। अब ये पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी लिखो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब 10x में से x गया तो यहाँ 9x, अब इसको माइनस कर लो यहाँ रफ वर्क में, तो 2.56666 डॉट डॉट, और यहाँ पे है 0.25666 डॉट, 0.006 में से क्या 132, कितना बचा 2.31। तो x की वैल्यू 2.31/9, पॉइंट हटाओगे 231/900। ठीक है, देख लो सिंप्लीफाई होता है तो करो, नहीं तो ये तुम्हारा, इस केस में ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। किससे कट रहा है, 3 से ही कटेगा ये, 3 से इसको काटोगे 3 3 का, 3 से इसको काटेंगे 7 7, अब ये नहीं कटेगा 77/300। अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करना है, उसका हाफ मार्क्स होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये था हमारा 21st क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज, बहुत बार किया हुआ ये, बुक का ही क्वेश्चन है। 5x - x, क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, तो 6x²। अब हमें इसमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 36 है। तो क्या होगा, 9 और 4, तो 9x - 4x। अब इसमें कॉमन 3x, तो 2x + 3, यहाँ से 2x + 3, तो 3x - 2 और 2x + 3। फैक्टराइज का भी जो क्वेश्चन है वो 100% टेस्ट में आना ही आना है। क्वाड्रेटिक के कम चांसेस है, क्यूबिक के ज़्यादा चांसेस है। क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 मार्क्स में दिया हुआ है, नहीं तो क्यूबिक होता तो ये 3 या 5 नंबर में जरूर तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, या जो मैंने लास्ट सैंपल पर करवाया उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वैसा सा आ सकता है। तो ये हमारा 22nd क्वेश्चन हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करना था। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 यूक्लिड पोस्टुलेट, कोई 2 पोस्टुलेट लिख दो। तो देखो टोटल कितने पोस्टुलेट्स हैं, 5 पोस्टुलेट। टोटल कितने पोस्टुलेट है, 5। उस 5 में से कोई 2 लिख सकते हो। जैसे एक इसी का पोस्टुलेट लिख सकते हो, क्या, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस, इस टाइप से चीजें लिख सकते हो। इसके बाद अगला, इन अ गिवन फिगर AC = BD, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, और रिवीजन के टाइम पे ये सारा बताया हुआ है मैंने, देखो मेरा आता है। ठीक है, ये जैसे A B C D, अब हमारे को क्या दे रखा है, AC BD के बराबर है, AC = BD। तो दोनों में क्या करो, BC माइनस कर दो, और इसमें क्या लिखेंगे, बाय एक्सियम। हो सके तो एक्सियम का नाम भी लिख दोगे तो अच्छी बात होगी, और जैसे माइनस करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, AB = CD। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1। NCERT का सेम टू सेम क्वेश्चन है। 2x + 3y = k, और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। क्या करना है, ये जस्ट इसमें पुट कर देना है। तो 2 × 2 3 × 1, k की वैल्यू आ जाएगी 4 + 3, तो k = 7। ये डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगला देखो, इन द गिवन फिगर, एक फिगर बना हुआ है। 25th क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, x और y, देखो पिछला क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं मैं। x और y की वैल्यू दी हुई है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू अपने आप आएगी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई के अलावा कोई वेरिएबल है नहीं, तो सीधा के की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखो, एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब ये इसको ऐसा मत मान लेना कि ये सेंटर है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो सेंटर मानना भी नहीं है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेंटर मान लोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग सेंटर से बनता है तो काफ़ी कुछ अलग लॉज लग जाते हैं उसमें। ठीक है, उसमें अलग थ्योरम्स वगैरह एप्लीकेबल होना शुरू हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा हमें 69 दिया हुआ है। ठीक है, और ये 31 दिया हुआ है। अब ये पूरा 69 ये 31 है, तो ये एंगल बता सकते हैं हम कितना होगा। 61 31 ऐड कर दो, और एक ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 80, सॉरी ये टोटल ऐड करेंगे तो 110 बनेगा। 69 प्लस 31 100 ही बनेगा, तो ये टोटल 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्यों, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट से जो एंगल बनता है जैसे ये और ये आपस में इक्वल होगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 80। ठीक है, ध्यान रहे। ये था हमारा सेक्शन बी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन सी पे। देखो 26 क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा। दो पैरेलल लाइन दे रखी है और एक ऐसा सा किया हुआ है। यहाँ पे एंगल x जो हमें फाइंड आउट करना है ये 50 दे रखा है, बीच में एंगल y दे रखा हुआ है और इधर 127 दिया हुआ है। अब देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, कैसे कैसे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था। जब भी z बने, ध्यान से देख लेना, ये जब भी z बने तो ऑल्टरनेट एंगल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके बाद 50 प्लस y 127 होगा, 120 127 होगा। 50 प्लस y इक्वल्स टू 127, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, ये भी तो एक बन रहा है हमारा z, तो y कितना हो जाएगा 127 माइनस 50, तो 127 में से 50 माइनस कर दो तो 77 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा y, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 77, यही निकाला था हमें x एंड y। यहाँ पे चाहो तो लिख भी दो, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 77। ठीक है, इस तरीके से हम कंप्लीट, रीजन जरूर देना है हर एक का, क्यों है कैसे है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं 2, -1, फिर -1, 7 और -2, -3। ठीक है, हमें क्या बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, इसलिए इसकी वेटेज है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, फिर से बता देता हूं मैं कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनता है। ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, इधर नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो पहला पॉजिटिव x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। ध्यान दे देना, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड। ठीक है, दोनों नेगेटिव थर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए, इसमें कोई भी इफ एंड बट ना हो। ठीक है, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरे पेपर में नहीं होता है। ठीक है, 28 और हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। राइट 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली आता है और देखो ये 3 मार्क्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, y की वैल्यू पुट करते रहो। y की वैल्यू एक बार 1 मान लो, ठीक है, एक बार y की वैल्यू 2 मान लो, एक बार y की वैल्यू 3 मान लो।
अब 1 मानेंगे तो देखो क्या होगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 6/2 यानी 3। इसी तरीके से 2 पुट कर दो, तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो 2x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5/2। फिर एक बार 3 पुट कर दो, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3, x इक्वल्स टू 4/2, x इक्वल्स टू 2। अब केवल यहाँ पे नहीं छोड़ना, अब यहाँ पे एक टेबल बनाना है ऐसा, ठीक है, और जितनी वैल्यू पूछी है उसके अकॉर्डिंग टेबल बना दो। अब y की वैल्यू हमने 1, 2 और 3 लिया था, x की वैल्यू 3, 5/2 और 2 आई है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टेबल जरूर बनाना, इसलिए 3 मार्क्स का बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना और वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग लेना। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू खुद पुट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 29। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। 29 क्वेश्चन। AP and CQ are the perpendiculars from vertex A and C on diagonal BD respectively. तो ABCD एक पैरेललोग्राम बना दो, ये ऐसा सा, ठीक है, और AP and CQ are the perpendicular from vertex A and C on diagonal BD। अगर ये ABCD मान ले तो ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे एक यहाँ पे है, अब ध्यान देना ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूफ क्या करना है, APB, ये मान लो A से P और ये Q है हमारा, तो APB ये वाला ट्राइंगल और CQD नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से कर देता हूँ मैं। एक ये ट्राइंगल की बात चल रही है और एक ये ट्राइंगल। ध्यान से देखना, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, एक ये ट्राइंगल है। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, बेसिक सा याद रखना। तो देखो, इसमें अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P, ईच 90। ठीक है, देखो यहाँ पे ये और ये एंगल, सॉरी यहाँ से ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। पहला चीज तो यही हो गया। दूसरा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB जो होगा वो CD के बराबर होगा, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, तो और तीसरा हो सकता है हमारा ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD बाय, अब रूल भी लिखना है तो देखो, दो एंगल और साइड बीच में नहीं है, तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे, AAS रूल। ठीक है, और ये जब हो जाएगा तो CPCD से AP जो है वो CQ के बराबर होगा बाय CPCD। ठीक है, CPCD से AP CQ के बराबर होगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तक कंप्लीट। आगे देखो 30th क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी वाला ही है। अगर 7.1 में देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th होगा या 6th होगा, देखना। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, जो L लाइन है, ये L लाइन दे रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ बना दूँ ऐसा सा, तो ये L लाइन ये है। अब ये एंगल इसका बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर बोल दिया। B इज एनी पॉइंट, B एक एनी पॉइंट है, और कैसा पॉइंट है, परपेंडिकुलर टाइप, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों परपेंडिकुलर बन रहे हैं। ठीक है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ B एंड C एंगल A। तो शो करो APB, APB
और ए क्यू बी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सिंपल सी बात है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये 90 हो गया और ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो बस बना दो इन ट्रायंगल गिवन टू प्रूफ, जो दिया हुआ वैसे लिख देना, प्रूफ दे दो ध्यान से, बट गिवन टू प्रूफ लिखना जरूरी है। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल AQB, जो ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P ईच 90 और AB कॉमन, AB इक्वल्स टू AB कॉमन। So therefore triangle APB is congruent to triangle AQB by AAS rule। ठीक है, इस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रेंट ही करना था, सिंपल। इतना समझ में आया? ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है एकदम? अगला देखो 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स, तीनों साइड दे दिया, और हमें हाइट भी निकालिए लॉन्गेस्ट साइड। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक मान लो ट्राइंगल है ABC, इसकी तीन साइड दे रखी है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो हमें S चाहिए। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 84 बाई 2 यानी 42। अब एरिया निकाल लो, एरिया क्या आएगा, S यानी 42, फिर 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30, यह आ जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू 42, अब इसको फैक्टराइज में लिखो। 42 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। 42 में से 26 किया तो कितना बचेगा, 16। तो 16 को क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 2। 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7। इसी तरीके से 42 इंटू 30 का तो 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें पेयर बना, तो देखो 2 काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पेयर में निकलेगा यानी 4 निकलेगा। 7 कितने हैं, 2, एक इधर एक इधर, तो एक 7 निकल के आ जाएगा। इसके अलावा 3 एक हमें दे रखा है, और 3 और कोई नहीं दिखा, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 3, तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एरिया निकल कर कितना आ गया, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 इंटू 7 112 112 इंटू 3 करेंगे तो 336 सेंटीमीटर, ये एरिया आ जाएगा। अब जो ये एरिया है, अब इसमें पूछा लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। अब देखो ऑल्टीट्यूड लंबा कौन सा होगा, जिसकी साइड सबसे छोटी होगी। इन तीनों में से सबसे छोटा साइड कौन सा है, 26। तो इसके रिगार्डिंग ऑल्टीट्यूड बना, यानी कि हमें मान लो ये F पॉइंट है, तो हमें CF निकालना है। तो CF कैसे निकालेंगे, तो एरिया हाफ बेस ले लेंगे AB को और हाइट ले लेंगे CF को। अब यहाँ पे पुट कर दो, एरिया हमने निकाल ही रखा है 336, हाफ बेस कितना था 26, CF बताना है, तो 336 इंटू 2 बाई 26 इक्वल्स टू CF। अब इसको कट कर दो, इसको 2 से कट करेंगे 13, 13 से जाएगा 13 2 से 26, 4 3 7 6 नहीं। ठीक है, तो बस CF फिर यही लिख दो 336 बाई 13 सेंटीमीटर, और हो सके तो डिवाइड करके अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक भी लिख देना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, सेक्शन डी वाला पार्ट। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हेंस इवैल्यूएट दिस। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। 1/2√5 माइनस √3, इसको सबसे पहले तो रैशनलाइज करना है, उसके बाद हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो जान के थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है, तो देखो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज के लिए क्या करेंगे, 2√5 माइनस √3 इंटू 2√5 प्लस √3, और यहाँ भी 2√5 प्लस √3, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, और इसको करेंगे तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2√5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देख लेना, नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है, बट करना वही काम है, ठीक है, ये नहीं कि इसमें कंफ्यूज हो जाना। 2√5 प्लस √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 20 माइनस 3 यानी 17, तो इसको अलग अलग कर दो, तो 2/17√5 और 1/17√3। अब इसको कंपेयर करो इससे, तो √5 को √5 से करेंगे तो a की वैल्यू 2/17 और b की वैल्यू 1/17। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये नहीं कि कंफ्यूज हो रहा है कि सर ने तो वही करवाया था कि एक में रूट होगा एक में रूट नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर वही है, इसका साइन चेंज होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और वहीं से ऐसा आंसर आएगा। अब देखो जैसे बता रहा था कि एक तुम्हारे को क्यूबिक मिल सकता है, मिल गया, ठीक है, और ये कितने मार्क्स का है, देखो सेक्शन डी कितने मार्क्स का होता है, 5 नंबर का, तो 5 नंबर में ये एक आ गया, ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जबरदस्त रखना, जो मर्जी हो ये जरूर आना चाहिए। देखो 33 क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैंडमली 1 -1 2 -2 पुट करके देखेंगे, जहां से एक हमें जीरोस मिल जाए। तो अब देखो सारे पॉजिटिव टर्म है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू पे तो जीरो आने से रहा, अगर सारे पॉजिटिव है तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव से, -1 करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ये हो गया -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ध्यान दोगे तो ये कट के 0 आ रहा है, यानी x इक्वल्स टू -1, एक जीरो मिल गया। अब इससे इधर लेकर आएंगे, देयरफॉर x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, x प्लस 1 से क्या करो, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब मैंने बताया था क्या करना होता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, या इसके लिए सोचो कि किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x को x³ लेकर आ रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से। अब x² से मल्टीप्लाई कर दो, तो x³ प्लस x², साइन चेंज, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस है तो 12x², बची हुई टर्म इसके नीचे लिख दो ऐसा। अब फिर से देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाए, तो आंसर क्या आएगा, 12x से, तो 12x² प्लस 12x, फिर साइन चेंज, ये साइन चेंज हो गया, और ऐसे कर दोगे थोड़ा हाईलाइट भी हो जाएगा, ये कट गया। अब प्लस माइनस फिर माइनस, 32 में से 12 गया 20 प्लस 20। अब x को किससे करेंगे, 20x हो जाए, 20 से, तो 20x प्लस 20, साइन चेंज होगा। और इस केस में एक बात ध्यान रखना, रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, 0 नहीं आया तो यहाँ पे तुम्हारी कुछ गलती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो अब देखो जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था ना, किसके बराबर आ गया, x प्लस 1 इंटू में ये क्वेश्चन x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो x प्लस 1
यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन लोगे x प्लस 10, 2 कॉमन लेंगे x प्लस 10, और यहाँ से हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो इस तरीके से, और इसी वजह से ये 5 नंबर में है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो आना चाहिए क्योंकि ये भी एक एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो एनसीईआरटी तो एटलीस्ट तुम्हारे को आना ही चाहिए। चलो अगला देखो, प्रूव दैट द एंगल सेपरेटेड बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल। देखो एज इट इज थ्योरम आ गया, ठीक है, डबल एंगल थ्योरम, कल के पेपर में जो करवाया था उसमें भी डबल एंगल थ्योरम था। क्या करना है, एक सर्कल लो, एक यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ कर दो, सेंटर से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, और ये किया है। हमें हमारे क्या प्रूफ करना है कि इस एंगल का डबल ये एंगल होगा सेंटर वाला। इसके लिए क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे ऐसा सा। अब ये जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये साइड इसके इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के लिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और ये एंगल 3 है, इसको लिखेंगे देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसके लिए रीजन क्या आएगा, इसके लिए रीजन क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके लिए क्या रीजन आएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो 1 और 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये हो गया पहला। इसी तरीके ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये साइड भी इसके बराबर है, और इसको अगर 6 मान लें तो एंगल 6 एंगल 4 प्लस एंगल 6 सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एंगल 6 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये होगी सेकंड इक्वेशन और ये होगी हमारी फर्स्ट। इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 2 कॉमन लोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या है, अगर मैं इसको ए बी सी मान लूं तो 3 प्लस 6 ये वाला एंगल है, यानी एंगल बी ओ सी, ठीक है, और यहाँ पे बी ओ सी किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 4 बी ए सी, और यही प्रूफ करना था डबल एंगल, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरम जरूर पढ़ के जाना, 100% एक थ्योरम तो आना ही आना है, ठीक है, ये ध्यान दे देना, ठीक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतना समझ में आया, देख लो एक बार ध्यान से, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, एक बार पूरा देख लो, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से करना है, और थोड़ा सा टेस्ट में स्पीड बनाते हुए भी करना, ठीक है, क्योंकि स्पीड के साथ करोगे तभी पेपर कंप्लीट भी हो पाता है, नहीं तो पेपर छूट भी जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसके और में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो अगर मैं सिंपली बताऊं तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो, ठीक है, अगर सिंपली किसी को बताना हो तो ऐसे आप बता सकते हो कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके तीनों वर्टेक्स सर्कल पे टच कर रहे हो, जैसे ये, ठीक है। डिटेल में बताऊं तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्ट, अब इसके जो डायगोनल है वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, और ये ई पॉइंट मान लो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंगल DBC 70 डिग्री है, DBC ये 70 डिग्री है,
बी ए सी 30 डिग्री है, बी ए सी ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें बी सी डी बताना है, बी सी डी यानी ये पूरा एंगल। तो देखो ये 70 है तो ये 70 होगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। क्यों? एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट, क्योंकि एंगल जो है वो सेम सेगमेंट से है तो इस वजह से इक्वल होगा। ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, क्यों हमें बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात यही होती है कि ऑपोजिट एंगल का था 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है 70 प्लस 30 प्लस एंगल सी 180 डिग्री, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 जो कि 80 डिग्री बन जाएगा, यानी कि ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा एंगल हमारा 80 डिग्री का बन गया। अब इसमें से एक और चीज क्या है कि अगर ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है तो ये 30 डिग्री का हो गया। तो ई सी डी क्या होगा, ई सी डी, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 50 डिग्री, पूरा 80 था उसमें से ये 30 हुआ तो बचा हुआ एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा और अब देखो और वाला पार्ट भी उतना ही है जितना तुम्हारा थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम में थोड़ी कंफर्मेशन होती है, हर एक टीचर को भी पता होता है, बच्चों को भी पता होता है कि थ्योरम आना ही है, तो इसलिए कम से कम ये पार्ट तो अपना मजबूत रखना कि थ्योरम अच्छे से हो जाए, ठीक है। आगे देखो, A random survey of the number of children of various ages groups playing in a park was found to be as follows. Draw the histogram to represent the above data. इस डाटा को हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम में बनाना है, ठीक है। अब देखो ये डाटा को हिस्टोग्राम में बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार ग्राफ का यूज करेंगे ऐसा सा, ठीक है। उसमें एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन पर क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे एज इन ईयर। अब देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, ठीक है। इस तरीके से है ये। क्या ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है? बिल्कुल, लेकिन इसमें अगर देखोगे तो ये विड्थ सेम नहीं है, तो विड्थ सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे एज, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। याद होगा कि एनसीईआरटी के लास्ट के 2 क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करना है 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, 10, फिर 7 से 10, 10 से 15, देन 15 to 70, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4, ठीक है। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे बनाई जाती है, तो ध्यान दो, देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसकी विड्थ यूज करनी है उसमें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, क्या यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ। इन सब में मिनिमम कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 कितना आएगा 5। अगले के लिए देखो ये इसके लिए हो गया, इसके लिए 3 अपॉन इसकी विड्थ क्या है 1 इनटू मिनिमम। अब ये सब सेम रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा 3। आगे के लिए देखो 6, विड्थ कितनी होगी यहाँ पे 2, मिनिमम 1, तो ये आ जाएगा 3। इसी तरीके से अगले के लिए 12, विड्थ कितनी है 2 इंटू 1 यानी 6। अगले के लिए 9, विड्थ कितनी है 3 इंटू 1 यानी 3। इसी तरीके से अगले के लिए क्या करेंगे, 10 अपॉन विड्थ हो गई 5 इंटू 1 यानी 2। अगले के लिए 4 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 2। ये हो गया।
अब इस चीज को यूज करके अब हमारी फ्रीक्वेंसी ये मानी जाएगी, ना कि ये। अब इसके अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यूज कर लेंगे। मान लो ये 0 था, ये 1 2 3, कहाँ तक जाना है? 17 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगर बड़ा लगे कि हाँ इस 17 तक नहीं जा पा रहे हैं या नहीं बन पा रहा है हमारा, तो स्केलिंग इसको हम 2 4 6 8 10 12 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा छोटा भी नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिंपली दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 10 से ज़्यादा यूज हो नहीं रहा। अब देखो क्या बोला हुआ है, 1 से 2 तक में कितना है? 5 है। 1 से 2 तक में 5, तो 1 से 2 तक में 5 का बना दो ऐसा सा। फिर 2 से 3 के लिए कितना है? 3। 2 से 3 तक के लिए 3, तो ये 3 हो गया। 3 से 5 के लिए भी 3 है, तो 3 से 5 के लिए भी 3 होगा। फिर 3 से 5 के लिए 3 हो गया। 5 से 7 के लिए कितना है? 6, तो 5 से 7 के लिए 6, इसको 6 तक लेके चले जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद 7 तक हो गया। 7 से 10 तक के लिए फिर 3, 7 से 10 तक के लिए फिर 3, तो 10 ये रहा। 7 से 10 तक के लिए ऐसा और सीधा। ठीक है, 7 से 10 तक के लिए। अब 10 से 15 के लिए कितना है? 2, तो 10 से 15 के लिए 2 मेरा यहाँ। फिर 15 से 17 के लिए फिर 2 ही है। 15 से 17 के लिए 2, ये हमारा हिस्टोग्राम बन के तैयार है। ठीक है, यहाँ पे मेंशनिंग जरूर करना एज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस तरीके से और अच्छे से, क्योंकि देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जितना हो सके अच्छे से करना ताकि नंबर फुल मिल जाए, और इसमें कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें उतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आया? इस तरीके से हम बनाएंगे। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं इसमें कि जब भी अगर ये इंटरवल बराबर गैप का ना हो तो तुम्हें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना ही पड़ेगा, इसी का मार्क्स होगा सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर ये गलत लो, अगर ये नहीं निकालो तो फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग लोगे और इसके अकॉर्डिंग लोगे तो ऐसा सा बनेगा ही तुम्हारा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ले, और कब निकालना है? जब ये विड्थ बराबर ना हो। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 1 का है, फिर 2, फिर 2 3 5 फिर 2, चेंजेस हो रहा है, तो इस केस में हमें बनाना है। आ जाते हैं आखिरी पार्ट पे, ई पार्ट, केस स्टडी। देखो इसमें क्या कह रहा है? 3 friends Amit, Mayank and Richa are playing a ball standing on a circle ABC respectively. Richa throw a ball, Amit to Mayank, Mayank to Richa. They all are equidistant from other. ये तीनों इक्विडिस्टेंस पे हैं। तो देखो अगर ये ध्यान होगा तो ये हमारा एनसीईआरटी का 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 3 फ्रेंड हैं और तीनों सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा सा करवाया नहीं था मैंने। अब तीनों का डिस्टेंस बराबर है, तो पहले तो फिगर बनाना है। तो मान लो ये अमित की पोजीशन A B C, और इसमें लिख देना है अमित, मयंक, ऋचा। ठीक है, अब तीनों का डिस्टेंस सेम है, तो मान लो ये x है तो ये भी x होगा, ये पूरा भी हमारा x ही होगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC, तो किस टाइप का ट्राइंगल है ये? तो फिगर तो हमने ये बना दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिगर ये रहा। उसके बाद किस टाइप का ट्राइंगल है ये? तो ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल।
इस टाइप का ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसमें कह रहा है मेजर एबीसी। एबीसी एंगल कितना होगा? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, याद रखना 60 डिग्री। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सारे एंगल 60 डिग्री का होगा। इसके बाद क्या है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीओसी। बीओसी मतलब यहाँ पे सेंटर होगा, ये एंगल कितना होगा? तो देखो ये भी 60 होगा, तो ये कितना होगा? डबल एंगल थ्योरम से 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओबीसी? मान लो ये ओबीसी ये वाला एंगल प्लस ओसीबी, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? तो ये अगर 120 है तो ट्राइंगल बन ही रहा है, तो ये दोनों मिला के 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आया? ये था पहला केस स्टडी। दूसरा केस स्टडी देखो। David, a student of class 9th, visit a bookshop of his school to purchasing the math lab kit. Mr. Roy, who is running, दिख रहा होगा, who is running the bookshop in a school, told David math lab kit consists of lab manual and a notebook, and the cost of lab kit is, अब देखो ये जो लिखा है ना x2, बेसिकली x2 नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ा सा एरर हो गया होगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसमें दो चीजें हैं, एक लैब किट है और एक लैब मैनुअल भी है। He has told David that total price of this kit including individual price of manual and notebook, इसमें दोनों प्राइस इंक्लूडेड है। ठीक है, on this information the price of kit is given by this, price of kit ये है। What is the degree of this equation? तो डिग्री ऑफ इक्वेशन मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी होगी? 2। समझ में आया? व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस? किस टाइप का पॉलिनोमियल? अभी बताया था 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके साथ एक और बता सकते हो, क्वाड्रेटिक विद ट्राइनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक विद ट्राइनोमियल। जब भी अगर तुमसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है ना, तो डिग्री और टर्म्स दोनों को सोच के आंसर देना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक बता दोगे तो भी नंबर कट जाएगा, सिर्फ ट्राइनोमियल बोलोगे तो भी नंबर कट जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर लिखोगे तभी नंबर मिलता है। फाइंड आउट द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ मैनुअल एंड नोटबुक। अब इंडिविजुअल प्राइस कैसे निकालेंगे? इसको फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, तो x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 ये प्राइस होगा। x प्लस 3 x प्लस 3, x वेरिएबल है तो वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये प्राइस हो जाएगा हमारा मैनुअल का, नोटबुक का, दोनों का अलग अलग। ठीक है, समझ में आया? ये जैसे एक पॉलिनोमियल में लास्ट के क्वेश्चन किया होगा कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी, तो उसमें हम क्या करते थे? फैक्टराइज करते थे। अब 3 फैक्टर बनते थे तो LBH ले लेते थे। एरिया वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 फैक्टर बनते थे, तो एक को लेंथ एक को ब्रेथ मान लेते थे। वैसे ही इसमें भी करना है। Is x plus 3 is the factor of this polynomial? क्या x plus 3 इसका फैक्टर है? बिल्कुल, देखो दिख ही रहा है x plus 3 का आ रहा है कॉमन, तो यस। ठीक है, और सिर्फ इसमें यस नहीं लिखना, सॉल्व भी करना है कि हाँ कैसे यस है। ठीक है, समझ में आया इतना? अगला देखो, ट्रैफिक कोड आर यूज्ड आउटडोर ड्यूरिंग रोड वर्क इन वेरियस situations such as traffic redirection, advance warning and hazards of the preventing traffic. ट्रैफिक कोन्स है, द रेडियस। अब एक ट्रैफिक कोन्स देखा होगा, रोड के ऊपर ऐसे लगे होते हैं काफी सारे। ठीक है, इसको ट्रैफिक कोन्स बोलते हैं। हर एक का रेडियस दे रखा है 2.1, ठीक है, सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है इसकी वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन? स्लांट हाइट क्या होगा? तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लगा दो, 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400, और 2.1 का स्क्वायर 4.41, तो ये हो जाएगा 404.41। ठीक, अब इसका अप्रॉक्स निकाल दो। इसमें कुछ देखते हैं,
तो इसका अप्रोक्सीमेट निकालने जाओगे तो कितना आएगा 20.01 के अप्रोक्सीमेट ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ईच ट्रैफिक कोन। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 22/7, रेडियस कितना दिया है 2.1 यानी 21/10 लिख सकते हैं, और हाइट हमें दे रखी है 20। सॉल्व कर दो, 7 3 ज़ा 21, 0 से 0 कट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, 22 इंटू 2 44 इंटू 21/10, बस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ का फर्क में 44 21 21 4 ज़ा 84, 8 कैरी 84 और 8 92, 924/10 यानी 92.4। हालांकि कैलकुलेशन है, जरूरी है सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना, स्ट्रॉन्ग वे में, कि जल्दी भी हो और एक्यूरेट, ये ना हो जल्दी के चक्कर में गलती कर दो कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया कितना 92.4। तो स्लांट हाइट हमें निकाली थी 20.01 के अप्रॉक्स में, वॉल्यूम हमने निकाला 92.4 सेंटीमीटर क्यूब, और यूनिट जरूर लिखना है सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रैफिक कोन। अब हर एक ट्रैफिक कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया टीएसए क्या होगा, टीएसए क्या होगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, देखो 22/7 इंटू 21/10, और एल कितना हमने निकाला 20.01 प्लस 2.1। ठीक है, तो 7 3 से कट गया 66/10 इंटू इसमें करेंगे तो 22.11 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, यहाँ से थर्ड पार्ट का भी आंसर मिल जाएगा। इसका एक चीज और पूछा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ पेंटिंग द सीएससी ऑफ 20 सच ट्रैफिक विद ₹8 स्क्वायर मीटर, एक ट्रैफिक कोन को पेंट कर दीजिए, और कौन सा पेंट कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पे, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, इसको कर देना, कितने कोन है 20 है, और कितना है 8 है, ये निकाल देना, यहाँ से इसकी वैल्यूज भी आ जाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। समझ में आया, ठीक है, कंप्लीट कर लो, इसको निकाल के देखो कितना आ रहा है कॉस्ट, करो ऊपर वाला किया करो भाई, कितना कॉस्ट आ रहा है देख लो। ठीक है, चलो।